सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा आई है कि सरकार नोट छाप करके गरीबों को क्यों नहीं पैसा बांट देती है, क्योंकि पैसा छापना तो सरकार के हाथ में है। वैसे यह जो जिज्ञासा है यह सभी को आती है छोटी उम्र में, या जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, एक बेसिक समझ नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार के हाथ में मुद्रण प्रणाली है तो नोट छाप छाप करके जितने गरीब हैं उन सबको भत्ता दे देते, सबको तनख्वाह दे देते, तो सबकी शिकायत दूर हो जाती है। तो यह मुद्दा समझने के लिए आपको भारत के कुछ मुद्रण प्रणाली के विषय में भी समझना पड़ेगा, या विश्व की। पहले थोड़ा हम लोग पुराने जमाने में चलते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था। आपने सामान दिया, उसके बदले मैंने भी आपको कोई सामान दे दिया जो आपके उपयोग की हो। अब उसमें सामान की जो उपयोगिता होती थी उसके हिसाब से उसकी कीमत हो जाती थी कि आपने एक दिया तो उसके बदले में दो दूंगा, अगर मेरा सामान कम उपयोगी है तो, या मेरे सामान की उपलब्धता ज़्यादा है तो। बाद में क्या हुआ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जब ट्रेडिंग होती है, एक देश से दूसरे देश में व्यापारी जब जाने लगे तो वे लोग जो है सोने में और रत्नों में उसका लेन देन करते थे, किसी भी सामान का, क्योंकि अलग अलग राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे पुराने ज़माने में, और उसमें करेंसी वगैरह उतनी चलती नहीं थी। करेंसी का कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, सोना ही चलता था या रत्न चलते थे जो कीमती होते थे, जिसको कहीं भी बेचा जा सकता था किसी भी देश में, क्योंकि उनकी वैसी मांग थी और वह एक स्थिर मूल्य रखता था। लेकिन जब अर्थव्यवस्था विकसित हुई तब हम लोगों ने करेंसी विकसित की, मुद्रा, जो कि एक तरह से जो गवर्नमेंट होती है उसका एक तरह से वादा होता है। हालांकि इसका जो आधार है वह उस देश की अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है सोना होता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जो डॉलर में होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बार में क्या है कि भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 200 करोड़ रुपया छाप सकती है। 200 करोड़ रुपया में तो उसे उसका 85% जो है उसका गोल्ड होना चाहिए और 15% जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। यही दो चीज़ें नहीं हैं, अन्य भी चीज़ें हैं जो कि महत्व रखती हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा कंपलसरी है। जिस देश में गोल्ड नहीं रहेगा वह देश भी छाप सकता है। गोल्ड कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है, लेकिन वह एक बेस बना दिया गया है। अपने अर्थव्यवस्था के आधार पर भी कोई देश उसको
छाप सकता है। तो मनमाने ढंग से आप करेंसी नहीं छाप सकते। मनमाने ढंग से करेंसी का मुद्रण नहीं किया जा सकता है कि जितना मन उतना छाप दिए। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा कि बाहर जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तरलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धन की तरलता, यानी बहुत कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि सामान की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सामान की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। अब एक एक किलो चावल के लिए मान लीजिए अगर आप 20 रुपया में 1 किलो चावल खरीदते हैं, आपने बहुत ज़्यादा छाप दिया रुपया, तो क्या होगा, एक एक चावल 1 किलो चावल की कीमत 200 रुपये हो जाएगी, और ज़्यादा छाप दिया 2000 रुपये हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही हो जाएगा। ओवर लिक्विडिटी से नुकसान हो जाएगा। ना ओवर लिक्विडिटी होना चाहिए, ना अंडर लिक्विडिटी होना चाहिए, यानी तरलता जो है उसको बराबर, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका मॉनिटरिंग करता रहता है, उसकी जांच करता रहता है कि कितना होना चाहिए, जिससे कि हमारे महंगाई दर भी नियंत्रण में रहे और हमारे यहाँ जो है कैश फ्लो भी सही होता रहे और रोजगार भी बढ़ता रहे और बाहर से ट्रेड भी होता रहे सही, क्योंकि हम लोग का ऐसा देश है जिसको कि इंपोर्ट भी करना है और एक्सपोर्ट भी करना है। हालांकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, विशेषकर ऑयल वगैरह का, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा धन देना पड़ जाता है डॉलर में। तो अगर हम लोग अपने रुपये का वैल्यू बढ़ा देते तो हम लोग को सस्ता पड़ता, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग के देश में कम हो जाता है विदेश से, और उसके कारण क्या है कि हम लोग के यहाँ रोज़गार कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, मिला जुला के आप ऐसा समझिए कि मनमाने तरीके से हम लोग नहीं छाप सकते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह नोट छापने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेती है कि कितना छापा जाए। दोनों मिल बैठक करके तय करते हैं, अर्थशास्त्री सब तय करते हैं कि कितना ज़्यादा कैश छाप दिया जाए कि जिससे कि लोगों को लोन भी दिया जा सके, लोग नए नए रोजगारों में प्रवृत्त हो सकें, नया नया कोई काम कर सकें और महंगाई भी बहुत ज़्यादा ना हो। उसका एक संतुलन बनाना आवश्यक होता है, विदेश से इन्वेस्टमेंट भी आता रहे। तो मुद्रास्फीति जो है बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी नहीं हो, इन सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो जाएगी तो फिर महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, मनमाने ढंग से नहीं छापते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे तो 10,000 तक का नोट छाप सकता है, लेकिन उसे परमिशन लेना पड़ता है केंद्र सरकार से, और उससे ज़्यादा बड़ा छापेगा तो और परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े बड़े आप नोट छापेंगे ब्लैक मनी का भी जनरेशन उतना ज़्यादा होने लगेगा, काला धन उतना उत्पन्न होने लगेगा और यहाँ से धन जो है विदेश की ओर रवाना शुरू हो जाएगा। अभी जो ये क्रिप्टो करेंसी आई है, क्रिप्टो करेंसी के कारण देश का बहुत सारा पैसा विदेश जा रहा है, सरकार को पता भी नहीं चल रहा है। सरकार इसका तोड़ कैसे निकालती है देखना यही है। विश्व की कोई भी सरकारें तोड़ नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि अन्य जगह तो इसको एजेट के रूप में कर रहे हैं, वहाँ टैक्स लगना ही नहीं है और इसके ज़्यादा अपराधी सब इसके जरिए ही आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, घूसखोरी से जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, वे लोग इसी के जरिए कर रहे हैं। तो वह अभी एक करेंसी के रूप में डेवलप हो गया। अब हम उसमें भी और करेंसी छाप दें और उपद्रव खड़ा हो जाएगा। तो यह जो है एक संतुलन बनाया जाता है कि कैसे किया जाए। अब जैसे मैंने बताया कि 200
करोड़ रुपया है तो उसमें 115 करोड़ रुपया गोल्ड का होगा, 85 करोड़ रुपया जो है वो डॉलर में होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो हम 200 करोड़ छापेंगे, यानी रिजर्व बैंक छापेगा। तो यह सब सिस्टम चलता है एक संतुलन बना के। कभी उसमें हेर फेर भी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोटे तौर पर वे रखते हैं कि इतना इतना रखेंगे तो हम बैलेंस कर लेंगे। सरकार कभी कभी उनको नोटिस देते रहती है कि आप जो है कैश बढ़ा दीजिए, तो रेपो रेट को मैनेज करके सरकार वो करती है। अगर सरकार रेपो रेट कम कर देती है तो बैंक सब जो है बहुत ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर देते हैं आरबीआई से, लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं खूब। बैंकों को फ़ायदा होना शुरू होता है क्योंकि लोन मिलता है, उसका ब्याज भी मिलता है उनको लोन का। लेकिन लोग जो है पैसा खूब खर्च करते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। तो महंगाई बढ़ने लगेगी, लोग चिल्लाने लगेंगे, गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। तो सरकार जो है एक संतुलित करती है, फिर जो है रेट बढ़ा देती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट वह रेट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जब पैसा देता है तो उसका ब्याज लेता है। तो वह दर जो है बढ़ाते घटाते रहते हैं कंट्रोल करने के लिए। ये मौद्रिक प्रणाली एक होती है। और बाकी तो फिर सरकार कई तरह से, जैसे प्रतिभूतियाँ भी सरकार लाती है। कैश को अगर घटाना है, फिर भी लोगों के पास कैश बहुत बढ़ गया है बाहर में, तो उसके लिए फिर से प्रतिभूति ले आते हैं, जिसमें शेयर है, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड हैं, इक्विटी है। तो ये सब जो है वो ले आते हैं और लोग उसमें खरीद लेते हैं अपना पैसा दे करके। तो पैसा सरकार के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाता है फिर इस तरह से, और आपके हाथ में एक कागज़ आ जाता है बस कि भाई हमें इसका मालिकाना हक मिल गया, और आपका जो कैश मनी था वो वहाँ चला गया। तो सरकार इस तरह से कैश फ्लो का मैनेजमेंट करते रहती है। अनावश्यक कैश को नहीं छाप देती है कि खूब नोट छाप दो, खूब नोट छाप दो। नोट छाप देने से जो है गरीबी दूर नहीं होती है। अगर इतना आसान होता तो गरीबी दूर हो जाती। कुछ लोगों ने प्रयोग भी किया था, कुछ देश ने प्रयोग किया था, जिसमें सबसे पहले जर्मनी था, उसने प्रयोग किया था वर्ल्ड वार के बाद। जब आप उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी तो उसने बहुत ज़्यादा मुद्रण कर दिया था। जिम्बाब्वे ने कर दिया था, वेनेजुएला ने कर दिया था। जिम्बाब्वे ने तो हद कर दी थी, अपने मुद्रा का इतना ज़्यादा नोट छाप दिया था कि समझ लीजिए 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नोट निकाल दिया था। 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नोट निकाल दिया था, और उस 1 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू जो थी वह 1 US डॉलर थी। समझ सकते हैं, एक बोरा नोट ले जाएंगे भर करके तो पता चला कि 1 पैकेट ब्रेड मिलेगा। तो इस तरह से इस मुद्रा नीति से कोई फायदा नहीं है। वेनेजुएला की भी हालत इसी तरह खराब हो गई। तो बहुत सारे देशों ने वह सबक सीखा। आप इसी तरह से बिना आधार के ही अगर आप छापने लगेंगे, अगर इकोनॉमिक आधार आपका नहीं है तो छापने लगेंगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। गरीबी होना तो दूर रही, बल्कि और गरीबी बढ़ जाएगी। आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको अपनी सेलिंग बढ़ानी है, आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, नए नए शोध करना है, आपको अपनी शिक्षा बढ़ानी है, ताकि आपका सर्विस सेक्टर मजबूत हो सके, कमाई आ सके, दूसरे लोग आपसे काम ले सकें, आप लोगों के काम आए, ऐसी चीज़ बनाए जो लोगों के काम आए। तो उस तरह से आप अपनी इकोनॉमी बढ़ा करके, तो आपका मूल्य जो है, आपके करेंसी का मूल्य अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा करेंसी, और आपके करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो सकेगी। अभी तो डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, क्योंकि वहाँ की सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि उस डॉलर की वो गारंटी ले सकती है
कि अगर किसी देश ने या किसी ने भी डॉलर रखा हुआ है तो उस उतना मूल्य उसको मिलेगा। वो कागज नहीं है सिर्फ डॉलर, वो उसके पीछे इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका के सर्विस सेक्टर चाहे प्रोडक्शन सेक्टर, तो सारे सेक्टर उसके मजबूत हैं। उसका एजुकेशन लेवल मजबूत है, टेक्नोलॉजी उसकी मजबूत है, जिसके कारण उसको सपोर्ट बेस मिलता रहता है और उसमें एक्सचेंज से भी उसको फायदा होता है, करेंसी का एक्सचेंज से। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमाने ढंग से हम जो है नहीं छाप सकते। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं तब जा कर के हमारी गरीबी दूर हो सकती है। हाँ, उतने ही पैसे में लोग अगर अनावश्यक चीज़ों में खर्च नहीं करें, जो अमीर हैं वे गरीबों को उत्पादन करने के लिए दें। गरीब जो है जो उनको पैसे मिलते हैं उसे उत्पादन करें, ना कि उसे उड़ाएं, पैसे को अनावश्यक फिजूल खर्ची करें। ऐसा अगर वे नहीं करते हैं और इस तरह से हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न पर सिस्टम लाते हैं और कैपिटलिस्टिक सिस्टम, इन दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसको मैंने आनुपातिक समाजवाद कहा है, तो फिर ऐसा कर सकते हैं। यह तो एक बहुत फिजूल धारणा है कि हम खूब नोट छाप देंगे तो उससे जो है गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इतना आसान मामला होता तो सभी लोग ऐसा कर देते। जब भारत आज़ाद हुआ था उस पर $1 की कीमत जो है वो ₹1 के ही बराबर थी, लेकिन आज जो है वैसी स्थिति नहीं है। आज लगभग हम लोग 75 से 77 रुपये के बीच में जो है फ्लक्चुएशन डॉलर का हो रहा है। $1 में इतने रुपये हो रहे हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर हम अगर रुपये को इस तरह से रुपये का वैल्यू अगर बढ़ा दें डॉलर के बराबर करने का, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा ही नहीं और यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएगी। इतने जो है वो नेता लोग खूब डींग हाँकते हैं, लंबी चौड़ी बोलते हैं, आलोचना करने वाले भी करते हैं कि देखिए पहले डॉलर इतना था, $1 में इतना मिलता था, अब कितना मिल रहा है। तो ज़बरदस्ती अगर हम अपना रुपये का वैल्यू बढ़ा दें तो उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ही बाहर से आना बंद हो जाएगा। जब वो $1 में उतना ही मिलना है तो वे लोग यहाँ के सर्विस क्लास वाले से क्यों सर्विस लेंगे? वे वही नहीं, अमेरिका में नहीं सर्विस दे देंगे। आखिर अपने पूंजी वे यहाँ लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ चीप लेबर उन्हें मिल जाता है। जब लेबर का जो है वेज जो है बहुत बढ़ जाएगा तो वे यहाँ क्यों लगाएंगे? वे वहीं लगा लेंगे। तो भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आपकी अर्थव्यवस्था अपनी जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक सिर्फ करेंसी को मजबूत कर देना कृत्रिम रूप से वो सही नहीं होगा। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं करते हैं तब तक जो है आप अपने रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले बहुत नहीं बढ़ा सकते। $1 बराबर $1 आप ऐसा नहीं कर सकते। करने से बहुत नुकसान हो जाएगा। सरकार अपना मैनेजमेंट करके तो कर सकती है, लेकिन आखिर उसका परिणाम भी तो झेलना पड़ेगा। और उसका फायदा क्या होगा? सिर्फ जो है जो हम खरीदते हैं उसमें फायदा होगा, लेकिन सारे इन्वेस्टमेंट भाग जाएंगे। सब यहाँ से इन्वेस्टर सब भाग जाएंगे, पैसे नहीं लगाएंगे दूसरे देशों में लगाने यहाँ, बल्कि भारत के भी जो पूंजीपति हैं वे भी भाग जाएंगे यहाँ से। किसी ऐसे देश में चले जाएंगे जहाँ सस्ती मजदूरी है, जहाँ पर टैक्स कम है। ऐसी जगह पर कौन लगाना चाहेगा जहाँ टैक्स ज़्यादा हो? तो इसलिए ये बहुत जटिल व्यवस्था है। इतना आसान मामला नहीं होता है। वो तो राजनीति में सब सामान्य जनता को बहलाने के लिए लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, या ये कहने लगते हैं कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, या कहते हैं कि रुपया का मूल्य जो है रुपया बहुत डिवैल्यूड हो गया,
$1 में इतना मिलता था, अब इतना मिलता है। ये सब राजनीतिक स्टंटबाजी है। इनका एक संतुलन बनाने के लिए अर्थशास्त्री लोग बैठे हुए हैं आरबीआई में, वो बनाते हैं। भारत राजनीतिज्ञों का मुख्य काम क्या होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, भ्रष्टाचार को कम करें, रोकें। ये जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह से जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, इन सबको रोका जाए और लोगों की शिक्षा बढ़ाई जाए, तो रोजगार के अवसर भारत में भी और बाहर भी मिलेंगे। और स्टार्टअप जो सरकार ने शुरू किया ठीक है, और नई सोच के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हर समय लोगों को शोध की और प्रेरित करना और नया बिजनेस सेटअप करने पर, इस पर जोर दिया जाए, नए ढंग से टेक्नोलॉजी से खेती करने पर। और उसी से संबंधित और जो चीज़ें हैं, चाहे मेडिसिन क्षेत्र है, आयुर्वेदिक के क्षेत्र है, हर, क्योंकि भारत के लिए, भारत का ये आयुर्वेदिक क्षेत्र, इसको बढ़ाया जा सकता था, इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता था। तो जहाँ जहाँ आपके पास एवेन्यू है, जहाँ इसमें आपका एक्सपर्टीज रहा है युगों से, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप बढ़ाते हैं, यहाँ का पर्यटन है, यहाँ का जो है अध्यात्म धर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा धन लाने में समर्थ है। आप खुद देखिए, एक ओशो रजनीश गया, कितना धन ले आया विदेश से यहाँ, आप उसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ के गुरुओं ने कितना धन लाया, विवेकानंद गए, कितना धन आया वहाँ से। उसके कारण जो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो भारत के पास जो मेधा है, जिस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, उस क्षेत्र को भुनाते रहना चाहिए, तो आपकी इकोनॉमी बूस्टअप होगी, बढ़ेगी। उससे जो है आपकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। नोट छापने से ऐसे नहीं होगा। वैसे नोट तो छापने का तो भारत में 4 स्थानों पर नोट छपता है, जब चाहे तब भारत कितना भी नोट छाप दे। नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में, और उधर मैसूर में सब नोट छपते हैं। तो सरकार अगर चाह दे कि भाई नोट छापना है, ऑर्डर दे दो, तो ये सब धड़ाधड़ छाप देंगे, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, नुकसान के सिवाय। तो मैं समझता हूँ कि आप इस मसले को समझ गए होंगे, और जो जिज्ञासा है कि इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी या इससे गरीबी दूर हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं। गरीबी तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से दूर होगी, नोट छापने से नहीं होगी। ओम।